हाय। TMJ थॉमस मिडगले जूनियर, इनका जन्म 18 में 1889 को यूएस के पेंसिल्वेनिया स्टेट के बीवर फॉल्स में हुआ। ये बीवर फॉल्स झरनों के लिए काफ़ी फेमस जगह है। इनके फादर थॉमस मिडगले सीनियर वो एक इन्वेंटर थे। उन्होंने ऑटोमोबाइल टायर के फील्ड में काम किया था। इनका बचपन कोलंबस की ओयू सिटी में गुजरा। जब ये 12वीं में थे तो इन्होंने बेसबॉल पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इल्म के पेड़ की छाल का यूज़ किया था। ये इल्म के पेड़ नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। 1911 में इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1916 में इन्होंने जनरल मोटर्स में काम करना स्टार्ट किया। उस समय यूएस में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नॉकिंग की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। तो इन्होंने 1921 में पेट्रोल के साथ एक TEL नाम की धातु का यूज किया, ट्रेटा एथिल लेड। इसमें शीशे का यूज़ किया गया था और शीशे के न्यूरोलॉजिकल यूज से बॉडी डैमेज होती है, IQ लेवल भी कम होता है। इस वजह से इस गैस ने इस ट्रेटा एथिल लेड की वजह से इतना नुकसान हुआ कि इनकी कंपनी के 55 वर्कर्स की डेथ हो चुकी थी। इस वजह से कंपनी ने इसको बंद कर दिया। ये ट्रेटा एथिल लेड का यूज बाद में 1996 में जाकर US क्लीन एयर एक्ट के अकॉर्डिंग बंद किया गया था। इसके बाद इन्होंने अपना ध्यान दूसरे प्रोजेक्ट पर लगाया। अगली बार इनको एयर कंडीशनिंग में यूज होने वाले अमोनिया और प्रोपेन का विकल्प खोजना था। तो इन्होंने 1928 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज की। 1928 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज की। तो इन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज अमोनिया और प्रोपेन के साथ किया, जिससे एयर कंडीशनिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इसका एक नुकसान भी था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को नुकसान पहुंचा और ओजोन परत को हानि पहुंच सकती है। इनको ये बात पता थी, लेकिन इन्होंने ये बात अपने बाकी स्टाफ वालों को नहीं बताई थी, सिर्फ अपने सीनियर को बताई थी। लेकिन इन्होंने अपने जब सीनियर को बताई थी तो सीनियर ने भी इनसे बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते, हम एक बार पहले भी रिस्क ले चुके हैं। तो उस दिन तो ये घर चले गए, लेकिन अगले दिन जब वापस आए सुबह तो इनके सीनियर फोनोग्राफ पे म्यूजिक सुन रहे थे। फोनोग्राफ उस जमाने का स्पॉटिफाई था US में। तो इन्होंने उनको बताया कि सर मैंने रात कैलकुलेटिंग वगैरह की थी, तो 20 मिलियन कमा लेंगे हम शायद इस प्रोजेक्ट से। तो उन्होंने फिर इसको एग्री कर दिया कि कोई बात नहीं, जो होगा वो देख लेंगे। उसके बाद कुछ समय बाद 1930s के टाइम तक किसी भी कंट्री के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ओजोन परत भी किसी गैस से इफेक्ट हो सकती है। इसके बाद गैस इफेक्ट हो सकती है 1987 में इफेक्ट। हाँ, 1987 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था। उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट का रिजल्ट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल लेवल पे पहला ऐसा एग्रीमेंट था जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली थी। इसके बाद यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करना भी बंद करवा दिया। इसके बाद इन्होंने केमिस्ट्री की प्रयोगशालाओं को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इनको माइथोलॉजी की कहानियों का बहुत शौक था। एक कहानी यहाँ ऐड करते हैं। नॉर्वे में ईसाई धर्म के आने से पहले वहाँ के लोग मानते थे कि वहाँ पर एक थोर नाम का देवता था। वो आसमान में 2 बकरियों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ के पीछे बैठकर घूमा करता था। उसके पास एक हथौड़ा था। जब वो उस हथौड़े को घुमाता था तो बारिश होती थी। इस कारण वहाँ के लोग उसको वर्षा का देवता बोलते थे। और वहाँ पर एक फ्रेजा नाम की महिला थी। उस महिला को वहाँ के लोग उर्वरता की देवी बोलते थे। तो ऐसा बताते हैं कि एक बार जब थोर नींद से जागा तो उसका हथौड़ा वहाँ से गायब था। तो उसने अपने एक शिष्य लॉकी नाम के अपने एक शिष्य को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा हथौड़ा नहीं मिल रहा। तो दोनों प्लानिंग करके फ्रेजा के पास जाते हैं। तो फ्रेजा उनको सजेशन देती है कि एक काम करो, आप मेरे पंख ले जाओ और जहाँ तक उनका एम्पायर फैला हुआ था उसको मिडगार्ड बोलते थे। और मिडगार्ड के जस्ट पास दूसरा स्टेट था, उसको असगार्ड बोलते थे, यानी कि इनके एनिमीज का स्टेट। तो इनको लगा कि शायद उन्होंने चुरा लिया होगा। तो ये पंखों का यूज करके वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो मेन गेट में इनको सिक्योरिटी गार्ड रोकता है। तो उससे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, इनका हथौड़ा नहीं मिल रहा है। तो वो बोलता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, आपका हथौड़ा हम ही ने चुराया है, उसको यहाँ हमने ज़मीन के नीचे छिपा दिया है। वो ऐसे बोलता है कि आपको हथौड़ा तब तक नहीं देंगे जब तक आप फ्रेजा की शादी हमारे सरदार से नहीं करोगे। ये बात सुनकर के ये वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ये अपने स्टेट मिडगार्ड में पहुँच जाते हैं वापस। वहाँ जाकर फ्रेजा से बात करते हैं, लेकिन फ्रेजा बोल देती है कि मैं किसी राक्षस से शादी नहीं कर सकती। इसके बाद क्या किया जाए, तो वहाँ पर उनके पास में एक हेमडाल नाम का व्यक्ति खड़ा है। वो बोलता है कि एक काम करते हैं, थोर को ही दुल्हन बना के लेके चलते हैं
ऐसे ही हो सकता है, और तो कोई है नहीं हमारे पास महिला जिसको ले चले हम। तो थोर भी मना कर देता है, लेकिन उसको तो उसका हथौड़ा चाहिए था, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, तो वो एग्री हो गया। उसी को दुल्हन बना के वो वहाँ ले जाते हैं। जब ये शाम को खाना खाते हैं वहाँ पे पहुँच के, तो थोर एक पूरा बैल और 3 मछलियाँ खा जाता है। लेकिन जो राक्षसों का सरदार था उसका नाम थ्रिम था। वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार एक महिला इतना खाना कैसे खा सकती है। लेकिन वहाँ पर जो थोर का शिष्य पास में खड़ा है, उसका नाम लॉकी था। लॉकी बोलता है कि यार बात ऐसे है कि आपसे शादी की खुशी में दुल्हन पिछले 7 दिनों से ठीक से सो नहीं पाई है। तो वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसे भी। उसके बाद जब थ्रिम दुल्हन का घूंघट उठाता है चेहरा देखने के लिए, तो उसकी आंखें इतनी लाल थी कि उसकी लाल आंखों को देख के वो डर जाते हैं। लॉकी फिर सिचुएशन को संभाल लेता है, बोलता है कि आपसे शादी करने की खुशी में दुल्हन पिछले 7 दिनों से ठीक से सो नहीं पाई है। थ्रिम बोलता है कोई बात नहीं, शादी तो करनी है मुझे इससे, यार अब क्या मतलब, कहाँ ज़्यादा दिमाग लगाएं। तो वो अपने एक सैनिक को आदेश देता है कि एक काम करो, वो हथौड़ा है ना उसको लाओ, दुल्हन की गोद में रखो, ताकि वो हमें डराना तो बंद करे कम से कम। तो वो हथौड़ा ला के उनकी गोद में रख देता है। वो जैसे ही हथौड़ा उनके पास आता है, वो हथौड़े से सबको मार डालता है। तो इस कहानी का बेसिक सा मतलब यह है कि नॉर्वे में उस टाइम के लोग मानते थे कि अगर बारिश आ रही है तो इसका मतलब है कि थोर का हथौड़ा उसी के पास है, और अगर बारिश का सीजन नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि थोर का हथौड़ा राक्षसों ने चुरा लिया है। इस हिसाब से वहाँ के लोग उस टाइम पे सीजन डिसाइड करते थे। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। 1940s में थॉमस मेडगली जूनियर 51 के थे। उस समय उनको पीलिया हो गया था, जिस कारण वो ठीक से चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे। तो इस वजह से उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो उनको पकड़ के खड़ा करती थी। तो एक दिन उसी मशीन के वायर उलझ जाने के कारण उनके वायरों से उनका गला दब गया और उनकी डेथ हो गई। 2013 में द वुल्फ ऑफ स्ट्रीट के लेखक ने द मिज नाम से एक मूवी बनाई थी, वो इनकी बायोग्राफी पर आधारित है। इनकी डेथ के साथ ही इनके परिवार की प्रथा भी समाप्त हो जाती है, और इनको दुनिया में आज तक का सबसे खराब इंजीनियर बताया है, क्योंकि इन्होंने अपने करियर में कुछ ऐसे काम किए थे जो इनको पता होने के बावजूद भी इन्होंने किए थे कि इनसे नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसे काम